यस। चलिए नम्रता, ओवर टू ओके। हाँ, जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं डॉक्टर नम्रता हूँ एंड आई मैं मिसेस अंजू गांधी की बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया आपसे बात करने का। मैंने ऐसे सेशंस बहुत लिए। मैं जब ये सेशन लेती हूँ यूजुअली एज स्पेसिफिक लेती हूँ, जो मुझे अभी दिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ हम 35 के अबव है। तो जब मैं बात करूंगी तो मैं पर से कॉन्सेंट्रेट 35 के अबव के प्रॉब्लम्स के बारे में करने वाली हूँ। कम उम्र वाले प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। अगर मैंने मिस आउट किया तो यू आर मोर देन वेलकम कभी भी क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने आंटी को भेजा क्वेश्चन तो भी ठीक है, नहीं तो आप सीधा पूछ लेंगे तो भी आई एम रेडी टू आंसर, अगर आपको हिचकिचाहट नहीं है तो। नहीं तो यू कैन गिव मी एन अनोनिमस क्वेश्चन। नाउ अब मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ विमेन हेल्थ के बारे में। भाई हमें हेल्थ की क्यों ध्यान रखने पड़ते हैं और स्पेशली हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए। एक कहावत है, बोला जाता है कि जब आदमी को आप पढ़ाते हो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को पढ़ाते हो, और जब आप औरत को पढ़ाते हो तब वो पूरी फैमिली को आप एजुकेट करते हो। वो सेम चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है। मतलब हम का बहुत बार देखते हैं भाई बच्चे हैं ये है, हम अपना ध्यान भूल जाते हैं और उनपे इतना कॉन्सेंट्रेट करते कि भूल जाते कि थायराइड की मेडिकेशन लेनी थी, अरे कैल्शियम तो 15 दिन से हमने लिया नहीं है, अब मुझे जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है। पर ये कितना गलत होता है। क्यों? क्योंकि आज हमारी फैमिली हम पे डिपेंडेंट है। हम 2 दिन भी अगर बिस्तर पकड़ लिए तो हमें पता है कि घर का हाल क्या होता है। तो इसलिए टू टेक केयर ऑफ खुद उठाना बहुत जरूरी है और उसे निग्लेक्ट करना बिल्कुल वर्थ नहीं है। तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि विमेन हेल्थ, मैं बीमारी के बारे में नहीं पहले बात कर रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ कि औरतों को अपनी हेल्थ ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम मर्दों से बहुत डिफरेंट है, शायद सुपीरियर भी, कि हमें पीरियड आता है, मतलब हमें एक तरह का ब्लीडिंग होता है। हमारी हड्डियां, बिकॉज हम प्रेगनेंसी, वी गो थ्रू अ प्रेगनेंसी साइकिल, हम हर महीने ब्लीड मारते हैं, इसलिए हमारे अंदर आयरन और कैल्शियम की कमियां हमेशा से रहती हैं। ये कमियां आप अगर अपने खाने में पूरी नहीं कर पाते हो तो आगे जाके आपको सप्लीमेंट या दवाइयां लेनी जरूरी हो जाती है। और ये कमियां जो आज मे बी आपके घर पे 15-20 साल की लड़की है जो खाने में बहुत नखरे कर रही है, लेकिन फिर वही कमियां 45-50 इयर्स में हमें जोड़ों के दर्द, हड्डी कमजोर, फ्रैक्चर्स के साथ फेस करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को तंदुरुस्त रखें। तंदुरुस्त के लिए हम सब जानते हैं कि भाई हमें योगा करना है, आयरन सप्लीमेंट लेना है, कैल्शियम और विटामिन डी, ये तो आई थिंक अभी यूनिवर्सली सबको पता है। पर पता होने के बाद भी हम बहुत बार फॉलो नहीं कर पाते। और ये हमें अपने लिए करना है, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे योगा करने के लिए, आपका नातिन पोती बेटी बेटा सब बैठेंगे आपके साथ, आप शुरुआत करेंगे तो इसलिए आपको वहां शुरुआत करनी है। अब मूव ऑन करती हूँ कुछ बातों के बारे में, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत डिस्क्राइब कर दूंगी तो शायद आपको कम हिचकिचाहट होगी उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछनी हो तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ 35 प्लस के प्रॉब्लम्स के। आई थिंक मैं क्लियर हूँ आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? ओके ओके, हाँ यू आर क्लियर, हाँ, गो अहेड। ओके। तो सबसे पहले 35 इयर्स के ऊपर जब मेरे पास विमेन आती है, एक सबसे कॉमन कंप्लेंट है वाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी जाने की। उनको भी होता है, उनकी बेटी को भी होता है। बहुत बार वो मुझे ऐसा बोलते कि सफेद पानी जा रहा है तब से मेरा शरीर गलने लगा है, मुझे कमजोरी बैठ गई है। वे सब वो सफेद पानी पे रिलेट करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब सफेद पानी जाता है पहले तो होता है इन्फेक्शन का साइन, मतलब प्रोबेबली सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने में, या हम इधर उधर जब जाते हैं पानी कम पीते, उस वजह से वजाइनल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। ये वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से सफेद पानी आता है, तो ये इन्फेक्शन क्योर करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा कुछ और कारण होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, मैं जब उन औरतों को बोलती हूँ पानी बहुत पीजिए, मैंने देखा कि वो पानी बहुत कम पीते हैं। मतलब आप खुद भी नोटिस करेंगे कि जो दिनों में आप कम पानी पीते हैं उसके बाद सफेद पानी जाने का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पानी एक बहुत अच्छा फ्लशिंग मीडिया अपने लिए है। तो हमें पानी का प्रोपोर्शन अगर हम कम करते हैं अपने बॉडी में, सफेद पानी बढ़ जाता है। एज डॉक्टर्स हमने कभी नहीं पाया है कि सफेद पानी से आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, कि आपका शरीर गलने लगा या जोड़ों में दर्द हो रहा है तो सफेद पानी की वजह से, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ये प्रोबेबली ऐसा हो रहा होगा कि उस समय आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो,
आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए सब चीजें साथ में आके आपको लग रहा है कि सफेद पानी की वजह से कमजोरी आ रही है, पर ये कोरिलेशन गलत है। सफेद पानी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इन्फेक्शन का है और उसके बाद कम पानी पीने की वजह से होने का है। तीसरा जो जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं उसका भी वो साइन हो सकता है, वो है कैंसर का। इसलिए जिस जब भी सफेद पानी आता है, अगर वो क्योर ना हो, मतलब आप बहुत पानी पियो फिर भी सफेद पानी आ रहा है, बदबूदार है, वो 2-3 दिन में अब नहीं बंद हो रहा है, तो यस, इंटरनल चेकअप करना बहुत जरूरी हो जाता है। इंटरनल चेकअप से डॉक्टर ये समझते हैं कि आपकी वजाइना हेल्दी है कि नहीं, थैली का जो मुंह है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वो हेल्दी है कि नहीं, और अगर वहां कहीं भी कोई प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से दवाइयां देके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो वाइट डिस्चार्ज से डरना नहीं है, वाइट डिस्चार्ज ना आपके बॉडी को गला रहा है, सिर्फ हमें उसको ट्रीट करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना। ओके, सो दैट इज अबाउट अ वाइट डिस्चार्ज। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच आई कम अक्रॉस 35 प्लस में है इज ओवेरियन सिस्ट। मतलब बहुत बार पेशेंट आते हैं, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या खुद ही सोनोग्राफी करके आ जाते मेरे पास और कहते कि भाई मुझे तो ओवेरियन सिस्ट है डॉक्टर, मुझे बोला गया है ऑपरेट करने के लिए, आप मुझे तुरंत ऑपरेशन के लिए लीजिए। तो मेरा आपको कहना है कि हर सिस्ट सिस्ट मतलब एक्चुअली पानी का गोला होता है, मतलब गोला होता है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली पानी होता है, कभी कभी उसके अंदर खून हो सकता है। ये आपके अंडकोश में पाया जाता है। 35 की उम्र के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बढ़ते हैं, उस हिसाब से ये ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉमन है। हर ओवेरियन सिस्ट को ऑपरेट करना नहीं जरूरी है। हाँ, आपको ओवेरियन सिस्ट अगर 1 महीना आया है तो एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ऑब्जर्व करूं, मैं आपको निग्लेक्ट ना करूं, लेकिन इमीडिएटली टेबल पे या ओटी टेबल पे लेना भी गलत होता है। तो ओवेरियन सिस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग, मतलब आएंगे चले जाएंगे, टेंडेंसी रहती है फिर से आने की और फिर से चले जाने की। जब तक वो आके चले जा रहा है हमें डरने की कोई बात नहीं है, जब तक वो 5 सेंटीमीटर के से कम है हमें डरने की कोई बात नहीं है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन थिंग अबाउट ओवेरियन सिस्ट। तीसरी प्रॉब्लम जो मैं बहुत फेस करती हूँ 35 प्लस में इज ब्लीडिंग का प्रॉब्लम। शायद आप लोग भी किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई आजकल ब्लीडिंग 25 दिन में की बदले 20 दिन में आ रहा है, मेरा 15 दिन तो अभी शुरू हुआ पीरियड, 15 दिन में फिर से शुरू हो गया। तो ब्लीडिंग इज अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम, और ब्लीडिंग का सबसे बुरा असर ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, आयरन लेवल्स ड्रॉप होते हैं, मतलब जो स्फूर्ति होती है हमारे में वो गिरने लगती है, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जाके। तो ये एक चीज है जहां आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए ब्लीडिंग की वजह से, और वो इवन कोविड सिनेरियो में एप्लीकेबल है। इनफैक्ट कोविड सिनेरियो में एज आप जानते हो अब तो डॉक्टर्स आपको वीडियो कंसल्टेशन से देख लेते हैं, तो उस हिसाब से ब्लीडिंग के लिए मिलना जरूरी है। अब मैं कुछ तो ब्लीडिंग के कारण समझा देती हूँ तो आपको समझे कि भाई डरने की कितनी जरूरत है, और है कि भी कि नहीं। ब्लीडिंग का कारण में सबसे पहले होती है गांठ, जिसको हम फाइब्रॉइड की गांठ बोलते हैं। दूसरी होती है मसे, पॉलिप्स जिसको बोलते हैं वो है। तीसरा मोस्ट कॉमन है कि हम उसको बोलते हैं डिसफंक्शन, डीयूबी, मतलब कुछ कारण नहीं मिलने वाला, बस वो पेशेंट ब्लीड मारेगी, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई वो उम्र के साथ है, आपको थोड़े दिन पेशेंस से रहना है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको भी धैर्य लगता है कि भाई हाँ बोला है तो हम वैसा करेंगे और थोड़े महीनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस हिसाब से पहला जो मैंने फाइब्रॉइड बोला, फाइब्रॉइड मांसपेशिया की गांठ है जो थैली के अंदर बहुत कॉमन है। कुछ औरतों को छोटी छोटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ औरतों को एक बड़ी सी मिल जाती है। जैसे कि हमने रिसेंटली एक 30 साल की लड़की में ऑपरेट किया था, उसको 1 किलो का फाइब्रॉइड की गांठ थी, 1 किलो की निकाली थी। उसको सिर्फ तकलीफ थी क्योंकि वो 1 किलो की थी तो बहुत भारी हो गई थी। तो उस हिसाब से फाइब्रॉइड की गांठ हम तब निकालते हैं जब वो 5 सेंटीमीटर के ऊपर जाती है, वो आपको तकलीफ देती है इन टर्म्स ऑफ ब्लीडिंग पेन, उस हिसाब से। उसके अलावा छोटी छोटी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की फाइब्रॉइड की गांठ को हम कभी हाथ नहीं लगाते। तो आपको अगर फाइब्रॉइड की गांठ सोनोग्राफी में दिखी भी, मतलब मुझे पता है बहुत लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, खुद ही डायग्नोस कर लेते हैं और बोलते हैं मुझे फाइब्रॉइड की गांठ है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। साल भर के बाद भी देखेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर पे ही रहेगी,
कुछ नहीं होने वाला है उसके। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं ऐसे पेशेंट को, 2-2 सेंटीमीटर के देखेंगे, शायद जब तक आपका पीरियड चला जाएगा वो गांठ ग्रोथ भी बंद कर देती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो ये होता है फाइब्रॉइड की गांठ। जो मैंने दूसरा प्रॉब्लम कहा था, सूजन होता है, थैली में जनरलाइज सूजन आना शुरू हो जाती है, उस वजह से भी ब्लीडिंग की इश्यूज आती है, और ये सूजन को हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही ट्रीट किया जा सकता है और किसी से नहीं, तो वो हमें डॉक्टर की सलाह से करना पड़ता है। तो ये बात हुई ब्लीडिंग की कि भाई 35 की उम्र के ऊपर की औरतों को जब ब्लीडिंग होता है तो क्या होता है। अब मैं बात करूंगी पेरीमेनोपॉज की, मतलब 40 के इर्द गिर्द की। मेनोपॉज जो हम जानते हैं, जो अब मेजोरिटी फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुशी से उसको वेलकम करते हैं, कुछ लोग उससे डरने भी लगते हैं। तो हम वो समझते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है। नॉर्मली इंडियन वुमेन में मेनोपॉज 51 इयर्स पे आता है, लेकिन ये 40 पे भी आ सकता है और 55 पे भी आ सकता है। दोनों सिनेरियो में एज अ डॉक्टर मेरे लिए आप नॉर्मल हो, मुझे नहीं डर है। लेकिन हाँ, मेनोपॉज एक शुबाइट देके जाता है, मतलब कुछ नई चीज होती है ना बॉडी में, तो वो नया जूता लिया तो वो काटने वाला है, वैसे ये थोड़ा सा काट कर जाता है। कुछ लोगों को निकल जाएगा समय, लेकिन हाँ कुछ लोग थोड़े ज्यादा परेशान होते हैं। हमें समझना है कि हमें ये परेशानी है तो कब तक रहने वाली है, क्योंकि तब भी हमारे में हिम्मत आती है उसको फेस करने की, और समय निकल जाता है। दूसरा, मेनोपॉज में मैं बहुत बहुत एक्सपीरियंस भी करती हूँ, और मैं बिलीव भी करती हूँ जितना फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, उतनी वो औरतें अच्छे से निकल जाती है। थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है तो वो दिक्कतें ज्यादा देती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अ पेरीमेनोपॉज पीरियड, जहां आप लोग को समझेगा। सो पेरीमेनोपॉज मतलब क्या, मेनोपॉज होने के पहले का समय। मैं बता दूं, इसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, ये 2-3-4 साल पहले शुरू हो सकता है। मतलब आपको ये सिम्टम आया और आप सोचेंगे 1 साल के बाद मेरा मेनोपॉज आएगा, तो ऐसा नहीं है। वो 4 साल भी वही सिम्टम्स रहेंगे, फिर शायद कभी जाके मेनोपॉज आ सकता है। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है मेनोपॉज का? सबसे कॉमन सिम्टम जो मैं औरतों से फेस करती हूँ इज हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मतलब क्या? अराउंड 40 के ऊपर ना, कभी कभी आप काम कर रहे हो, एसी में बैठे हो, लेकिन सडनली बॉडी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है और आपको पसीना छूटता है। पसीना छूटने के बाद कभी कभी आपको थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है, और ये सडनली होता है, आता है, एंड आप 2-3 मिनट में ठीक भी हो जाते हो, लेकिन उस समय के लिए आपको पता है कि आप ठीक नहीं थे। उसको हम बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या करता है, वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से आता है, नॉर्मल है, इनफ्रीक्वेंट, मतलब कभी कभार होए तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन जब भी जिसको टेंडेंसी है होने के लिए, आपको पहली बार होगा तो वो हो सकता है फिर वापस हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बाहर भी जाओ तो एक बॉटल पानी का और कुछ चॉकलेट साथ में रखने का, क्योंकि चक्कर आते हैं तो आप सडनली आपको लगेगा बीमार पड़ रहे हो, गिर रहे हो, तो पानी होता है तो हम अपने आप को सहला लेते हैं। तो दैट इज अबाउट हॉट फ्लैशेस। लेकिन कुछ औरतों को वो बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत फ्रीक्वेंट मतलब अभी हुआ, रात को हुआ, कल सुबह हुआ, हर रोज हो रहा है, एंड वो फिर काफी डिस्ट्रेसिंग भी हो जाता है। ऐसे औरतों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप कितना भी डिनाई कर लो, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एंड उस हिसाब से आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। माइल्ड ओकेजनल हॉट फ्लैशेस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पानी और चॉकलेट साथ में रखना है। हाँ, ज्यादा फ्रीक्वेंट हो तो आपको एडवाइस लेनी जरूरी हो जाती है। दैट इज योर फर्स्ट हॉट फ्लैशेस। अब पेरीमेनोपॉजल जो ये है ना, साल 40 के ऊपर, ये एक्चुअली ना विमेन के लिए फिजिकल चेंजेस भी लाता है, इमोशनल चेंजेस भी लाता है। फिजिकल चेंजेस तो हम बात कर ही रहे, पर इमोशनल कैसे? पहले तो कैसा होता, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, पहले क्या था, आप ही खाना दोगे, आप ही कपड़े तैयार करोगे, सब आप करने वाले हो। सडनली वो जा रहे हॉस्टल में, या फिर किसी की शादी हो जाती है, एंड वो सब अपने धुन में आगे बढ़ गए, एंड आप वहीं के वहीं रह गए। आपका जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन था वो हट गया, वो बच्चों से अब हटके कहीं और ढूंढने लगा। ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है किसी किसी के लिए। कुछ लोग ढूंढ लेते हैं अपने अंदर, पर कुछ लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये इमोशनल डिस्ट्रेसिंग होता है। ऐसे औरतों को कभी कभी मूड लबाइलिटीज आती है, मतलब वैसे भी पेरीमेनोपॉज में आपके मूड स्विंग होते हैं। अभी गुस्सा आया, 2 मिनट में आप हंसने लगोगे और फिर रोने लगोगे।
आपके हस्बैंड को नहीं समझ में आता ये क्या हो रहा है, सब यही बोलेंगे भाई औरत पागल हो गई है, जो नॉर्मली हमें सब बोलते हैं। लेकिन genuinely it is a problem, it is mood lability, it is a hormonal fluctuation which you are experiencing. इस मूड लबाइलिटी इज पार्ट ऑफ मेरी मेनोपॉज, एंड ये चीज मैं यूजुअली बिलीव करती हूँ कि अगर अपने पार्टनर्स, आपकी फैमिली मेंबर साथ में बैठे तो उन्हें सुनना चाहिए, बिकॉज दे आर द वन जो फेस करे। शायद हम तो अपने टैंट्रम में भूल जाएंगे कि भाई हमने क्या क्या बोल दिया, उनको कभी कभी बुरा भी लग जाता है, पर अगर वो समझे कि ये शायद हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से जो टेम्पररी चेंज है और कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा, तो दे विल आल्सो फील बेटर। मेरी सलाह यही रहती है कि जितना हो सके इमोशनल सपोर्ट लीजिए। बट आज हम सपोर्ट के लिए किस पे डिपेंड हो, आज सब अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, तो बेस्ट इज खुद को हेल्दी बनाइए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, कोई अच्छी नई एक्टिविटी उठा लीजिए, अपना ध्यान कहीं और बटा लीजिए। जैसे कि मिसेस अंजू ने शुरू किया है ड्राइंग का, आई रियली लव्ड हर ड्राइंग्स, लेकिन ये कोई नई एक्टिविटी थी विच गिव्स सेटिस्फैक्शन टू अस, हमें खुशी देती है, और ये चीजें वो मूड लबाइलिटी डिप्रेशन को काफी कम कर देती हैं। तो उस हिसाब से हमें चेंज करना चाहिए। थर्डली मैंने बहुत सुना है नाइट स्वेट्स, मतलब पेरीमेनोपॉज एज ग्रुप में रात को जब आप सोते हो सडनली आप उठ जाओगे, नींद टूट जाएगी, पसीने हो गए, एसी है 18 डिग्रीज पे और आपको पसीना छूट रहा है, ऐसा भी देखा गया है। दिस आर कॉल्ड नाइट स्वेट्स। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि वापस नींद नहीं आती है, मतलब आप जगोगे, आप सबको उठा दोगे, लेकिन आप नहीं सो पाओगे, एंड इससे नेक्स्ट दिन आपका बुरा जाता है, क्योंकि आपको सुबह उठ के तो काम करना ही है, अपना रूटीन तो चलाना ही है, लेकिन आपको नींद आ रही है, आपको थकान लग रहा है। तो ये चीजें हैं जो इज एवरीथिंग ड्यू टू पेरीमेनोपॉज, ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशन। और अनफॉर्चुनेटली एज अ डॉक्टर मैं ये नहीं बता सकती भाई आपको बस 2 महीना सहन करना है फिर आप ठीक हो जाओगे। अनफॉर्चुनेटली ये 2 महीने की भी बात हो सकती है और 4 साल की भी बात हो सकती है, क्योंकि इसका पीरियड कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल हो, मेरे को वो एम्फेसाइज करना है कि भाई आप नॉर्मल हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है। आई थिंक टाइम थोड़ा कम चल रहा है, तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, वो ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस करना है। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी गलना। भाई 60 साल में हमारे पास बहुत कॉमन है ये बाजू यहाँ का फ्रैक्चर, गिरे, जरा सा गिरे, कुछ नहीं हुआ, एक धक्का लगा, हम थोड़ा सा गिर गए, लेकिन हाथ में यहाँ फ्रैक्चर है, हम उसको कॉलीज फ्रैक्चर बोलते हैं और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब ये उम्र की औरतों को ये सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डी हड्डी है, हड्डी इज एक फ्रेमवर्क पे होता है, एक जाली होती है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है, एक आउटर कवरिंग आता है, तब वो हड्डी बनती है। ऑस्टियोपोरोसिस में जाली में जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो कम हो जाता है, आप कितना भी कैल्शियम खा लो शायद आपका वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट फिर अलग चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेट करना, और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि राइट फ्रॉम 15 साल की उम्र से कैल्शियम इंटेक हैज टू बी मेंटेन। उधर हम केयरलेस नहीं हो सकते, दे फॉर्म द बेस फॉर आवर फ्यूचर। और अगर कभी भी नहीं किया तो एटलीस्ट 40 के बाद कैल्शियम एंड विटामिन डी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे अगर हड्डियां गल गई, कमजोर हो गई, तो सब जगह से हिप फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर, सारी चीजें होने लगती है, जो ऑब्वियसली अपने अपने को ही तकलीफ ज्यादा देती है। तो वो था ऑस्टियोपोरोसिस। और दूसरा मुझे क्या आपको बताना था, हाँ यूरिनरी सिम्टम्स, सॉरी, ये एक चीज थी जो मुझे बहुत कॉमन थे। इसमें ना अर्ज इनकंटिनेंस एक्चुअली क्या होता है, पेरीमेनोपॉज या 35 के बाद भी औरतों को ना, कुछ औरतों को होता है बस दिमाग में ख्याल आया पेशाब का एंड पेशाब छूट गया। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, शायद आप नहीं दिखाने जाते हो डॉक्टर को, आप इग्नोर करते हो, आप उसको कुछ और तरीके से संभाल लेते हो, पैड पहन लेते हो, डायपर पहन लेते हो, छोड़ देते हो, क्योंकि आपको वो डिस्कस नहीं करना। पर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये क्यों होता है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम औरतें क्यों इतनी ब्यूटीफुल है, आई मीन व्हाई वी आर नॉट लाइक मेन हेरी एंड कोर्स, क्योंकि हमारे अंदर वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, इट मेक्स अस ब्यूटीफुल सॉफ्ट। वही ईस्ट्रोजन हार्मोन मेनोपॉज में कम हो जाता है, पेरीमेनोपॉज में कम हो जाता है। इस वजह से वजाइना में ड्राइनेस आती है। हमारी हमारी चमड़ी, जैसे कि 40 में हम एकदम तंदुरुस्त चबी चबी है, 50 में थोड़े रिंकल आने लगेंगे, हम थोड़ा बोटॉक्स कर लेंगे,
बोटॉक्स पे मेंटेन करेंगे, लेकिन हाँ वो wrinkles, झुर्रियां आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है, वी लूज दैट इलास्टिसिटी। जो चमड़ी इधर है वो हमारे वजाइना में भी है। वो वजाइना में क्योंकि इलास्टिसिटी, उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है, उस वजह से जो यूरिन का कंटेनमेंट पावर है, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो मसल का, वो वीक हो जाता है। उस वजह से यूरिन छूटने लगता है। खांसी किया, छूट गया। हंस गए बहुत जोर से, छूट गया। शायद कुछ लोगों को ड्रिबल होता है, कुछ लोगों को पूरी छूट जाती है। मन में सिर्फ ख्याल आया और छूट गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पेशाब की थैली फुल है, आप वेट कर रहे थे, आप गए नहीं, उस वजह से ये हो जाता है। और ये औरतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम को हमें घर पे या किसी से छिपा के रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। आजकल ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत नए नए तरीके आ गए। कुछ नॉन इन्वेजिव है, मतलब जिसमें हम थोड़ा अल्ट्रासाउंड देते हैं उस एरिया में, जिससे वो मसल स्ट्रांग होने लगते हैं, एंड एटलीस्ट आप उस चीज को कंट्रोल में ला सकते हो। और फिर देर आर एक्सट्रीम केसेस के लिए सर्जरीज भी अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं, जहां आपको हेल्प हो सकता है। लेकिन इसको हम घर पे बैठ के छुपा के रखेंगे तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो यूरिनरी कंप्लेंट्स के बारे में मुझे वो बोलना था। उसमें एक केगल्स एक्सरसाइज है जो हम बहुत कॉमनली बोलते हैं। केगल्स इज जब आप जितने बार भी पेशाब करने जाओगे, आप कॉन्शियसली पेशाब को हर एक सेकेंड पकड़ोगे छोड़ोगे, पकड़ोगे छोड़ोगे। ये एक्सरसाइज हर एक टाइम मिनिमम 10 टाइम करोगे। हर एक टाइम आप पेशाब करने जाओगे, मिनिमम 1-2 महीने करेंगे, तब आपको फर्क दिखेगा। और आप उसके बाद छोड़ नहीं सकते हो, वो आपकी कंटिन्यूअस रहने वाली है। आप वो कंटिन्यू करोगे वो एक्सरसाइज। वो आप आज किया, मैं कंट्रोल में आ गए, कल छोड़ दोगे तो वो छूट जाएगा। वो कंट्रोल आप मेंटेन करोगे तो रहेगा। तो एक सिंपल एक्सरसाइज जो आप ट्राई कर सकते हो। और नम्रता, अनदर कंप्लेंट जो, हाँ नम्रता, मैं एक पहले बोल रही हूँ। तो एक तो मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, मुझे कुछ पर्सनल में क्वेश्चंस आए हैं, वो पढ़ लो। हाँ हाँ दूसरा, मीटिंग 5 मिनट में जब एंड हो जाएगी तो उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके वी कैन रीजॉइन। सो यू ओके, ऑल्सो प्लीज रीजॉइन फॉर, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं। पर कुछ श्योर क्वेश्चंस श्योर। मैंने तुमको भेजे हैं जो मुझे आए हैं पर्सनल में, सो जस्ट रीड देम एंड टेक देम एज यू वांट। ओके, यस, तो हाँ, पाँच मेरा मिनट ये के बाद, क्लास टॉपिक, हाँ, पाँच सॉरी, मिनट के बाद 5 मिनट के बाद जब मीटिंग खत्म हो जाएंगी तो आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक करके रीजॉइन कर लीजिए। डन डन डन। मेरा एक लास्ट टॉपिक है, वो बोल के फिर आई गो बैक टू द क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन था मेरा वजाइनल ड्राइनेस। मतलब आई अंडरस्टैंड 40 के ऊपर सेक्सुअल लाइफ तो खत्म नहीं होती है, सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू होती है। बहुत बार वजाइना ड्राई लगने लगता है, हमें बर्निंग होता है जब वो सेक्सुअल लाइफ हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत कॉमन है, एज आई सेड, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम होता है, बॉडी की इलास्टिसिटी कम होती है, वजाइना की इलास्टिसिटी कम होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस होता है। इसका एक सोल्यूशन है कि आप बहुत पानी पी जाए। पानी कभी कम नहीं कर सकते, पानी इज यूनिवर्सल। मतलब मेरा फर्स्ट डायलॉग या फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट होता है वाटर। सो वाटर कभी कम नहीं करना है। उसके अलावा देखिए, उसमें 2 प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। एक होती है हम लुब्रिकेंट सिर्फ देते हैं, मतलब हम जेली जैसा देते हैं, जो यूज करके आपको बर्निंग सेंसेशन उस समय के लिए नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस अ सेक्सुअल लाइफ। दूसरा होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट, जो वजाइनल क्रीम्स मिलती है हार्मोनल, जो वजाइना की वो इलास्टिसिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट इज अ डॉक्टर्स पर्सनल चॉइस, वो किसको प्रिस्क्राइब करता है नहीं करता है, उनके सारे रीजंस होते हैं। और ये चीजें आपको डॉक्टर को एडवाइस लेके ही पूछनी चाहिए। पर ये चीजें छुपाने जैसी नहीं है, आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे और आप बेटर फील करोगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे चाहिए था कि मैं आपको बताऊं कि ये आप प्लीज घर में बंद कमरे में मत रखिए, ये चीजें के साथ बाहर आएंगे तो आपको आपके जवाब भी मिलेंगे। मैं आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स पे चली जाती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि उनकी उम्र 38 है, और उनको शायद ये पीरियड में 2 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, और ब्लीडिंग डार्क कलर का था। ये बहुत कॉमन है। ब्लीडिंग का कलर के बारे में मैं बात करती हूँ। सो ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड का ब्लीडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो लाल रंग का भी हो सकता है, मरून भी हो सकता है, और काला भी हो सकता है। जब लाल होता है उसको हम फ्रेश बोलते हैं, मरून इज अगेन नो प्रॉब्लम। डार्क कलर जब निकलता है वो प्रोबेबली अंदर कलेक्ट होने के बाद बाहर आता है, इस वजह से उसका रंग डार्क होता है। एक आध बार साल में 1-2 बार ऐसा हो तो एज अ डॉक्टर मैं ज्यादा फिक्र नहीं करती हूँ,
क्योंकि ऐसा किसी भी औरत के साथ हो सकता है। एंड कलर इज नो वन इंडिकेशन टू टेल मी कि अबनॉर्मेलिटी है उनके अंदर। तो मुझे ये कहना है कि अगर एक आध बार ऐसा हुआ है, डार्क कलर का ब्लीडिंग हुआ, दो दिन के बाद ऊपर चला आपको, तो आप टेंशन मत लीजिए, यू कैन स्टिल ऑब्जर्व योरसेल्फ। लेट्स सी नेक्स्ट पीरियड कैसा आता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशन हुआ जिस वजह से ब्लीडिंग टूट टूट के आ रहा है एंड उसका कलर चेंज हो रहा है। मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल ब्लीडिंग। और अगर नहीं होता है तो एक डॉक्टर कंसल्टेशन, एक सोनोग्राफी पे हमें समझ जाता है कि क्या हार्मोनल फ्लक्चुएशन ही कारण है या कुछ ऑब्वियस रीजन है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। दूसरा मुझे बोलना था गांठें। कुछ लोगों को ना ब्लीडिंग के साथ गांठ गिरती है, क्लॉट्स बोलते हैं हम उनको, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे कि कोई बोलेगा कि मुझे बहुत हैवी पीरियड हो रहा है या मुझे बहुत ब्लीडिंग बहुत जाती है, तो एज ए डॉक्टर मैं कैसे असेस करती हूँ कि उनका ब्लीडिंग एक्चुअली सिग्निफिकेंटली हैवी है कि मुझे ट्रीटमेंट देना है, कि पेशेंट का परसेप्शन है इट्स नॉट नेसेसरी दैट। तो वो होता है एक कि पैड पूरा सोक हो रहा है, वो दिन में 4 से ज्यादा पैड ले रहे हैं और वो फुल्ली सोक्ड है। दूसरा, उनको बड़े बड़े क्लॉट्स गिरते हैं जब भी वो ब्लीडिंग होते हैं। और तीसरा, उसके साथ उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है। ऐसे तीनों सिनेरियो में हम बोल सकते हैं कि हाँ उनको प्रॉब्लम है एंड उसको ट्रीटमेंट की डेफिनेटली जरूरत है। तो वो था ब्लीडिंग का। एक और हाँ, वी विल रीच रीजॉइन। एक बार मैं मीटिंग खत्म हाँ, करती हूँ, आप लोग रीजॉइन कर लीजिए क्योंकि ओके ओके ओके